हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आनंद। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है पीसीएस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स सीरीज। यहाँ से हम लोग हर महीने का पीसीएस स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मई 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जो सीरीज है, ये जो पीसीएस स्पेसिफिक सीरीज है, इसको लाने के पीछे पर्पस क्या है? एक्चुअली जब मैं खुद भी तैयारी कर रहा था और बाकी स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है तो मैंने एक चीज देखी है, बहुत बड़ा विंडो ओपन है। नॉर्मली अगर आप कोई भी मटेरियल देखोगे तो मार्केट में ये होगा, आईएएस स्पेसिफिक आपको मटेरियल बहुत मिल जाएगा और मैक्सिमम जगह पे क्या होता है कि लोग इसी से उठा के या तो फिर पीसीएस की स्टडी करने लग जाते हैं या फिर आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराने लग जाते हैं यहाँ से ही। तो इससे क्या है, बच्चों का फायदा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये होती है, बहुत सारी मैगजीन आपको मार्केट में स्टडी मटेरियल करंट अफेयर्स के लिए ऐसा मिल जाएगा जो वनडे एग्जाम की तैयारी करा रहा होता है। वनडे एग्जाम में तो फिर क्या होता है, यहाँ पे कंटेंट की बम्बार्डमेंट होती है, बहुत सारे आपको फैक्चुअल डेटा दे दिए जाते हैं जो कि ठीक है, वनडे एग्जाम अगर आप रेलवे भर्ती इन सब की तैयारी कर रहे हो तो वहां तो काम आ जाएंगे, लेकिन पीसीएस में अब उस लेवल पे भी जाके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चों का यहाँ पे भी उनको बहुत ज्यादा फैक्ट की बम्बार्डमेंट उनके ऊपर होती है और वो बहुत चीजें इररिलेवेंट पढ़ते ही चले जाते हैं। पीसीएस स्पेसिफिक मतलब पीसीएस को ही टारगेट करता हुआ करंट अफेयर सीरीज मैंने तो नहीं देखी मार्केट में। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, एक ये नया इनिशिएटिव चालू करते हैं। सब कुछ फ्री है यहाँ पे, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करो, वहां से ये जो पीडीएफ है, ये जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई के करंट अफेयर्स, इसका आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। वहीं पे आपको टेलीग्राम चैनल पे ही आपको इसी पीडीएफ पे ये जो अभी हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उस पे करंट अफेयर्स के मैंने ये क्वेश्चंस भी बनाए हैं, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनाया है। तो आपको रिवीजन के लिए और साथ ही साथ उस पर प्रैक्टिस करने के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। इस क्वेश्चन वाले पे भी मैंने डिस्कशन वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है, लास्ट ईयर 30 क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर से, तो इसीलिए इसका वेटेज काफी ज्यादा है। हमको बहुत अच्छे से करके जाना है पीसीएस यूपी पीसीएस 2025 के लिए। मैं आपको एक बार ये दिखाता हूं कि देखो, ये भी है, पहले क्या था, यूपी पीसीएस में वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे जिनका मतलब सिंगल ऑप्शन में आंसर होता था, लेकिन इस बार इन्होंने ट्रेंड चेंज किया है। आप मेरी डिस्कशन वीडियो मैंने यूपी पीसीएस पे किया हुआ है जिसमें करंट अफेयर्स के अलग से 2 सेक्शन है, उनको जाके देख सकते हो, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर भी पेपर दिखाता हूं। ये देखो, ये लास्ट ईयर 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए, आप ध्यान से देखो, 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन है। देखो, है फैक्चुअल चीजें ही, लेकिन पूछने का तरीका बदला गया है। इसलिए हमने अपने करंट अफेयर्स का जो भी मैगजीन निकाली है ना, उसमें इस बात को मेक श्योर किया है कि उनका एम कहां पे हुआ है, वेन्यू क्या था और उसको इनॉग्रेट किसने किया था, इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती है ना, उनको कवर करने की कोशिश करी है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखो आप, फिर अगला क्वेश्चन देखो, डेज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला है, फिर वही ऐसे ही किया हुआ है इन्होंने। फिर देखो, पर्सन्स को मैच द फॉलोइंग में किया है, फिर असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये हर टाइप की चीजें हमने, जब आप क्वेश्चंस देखोगे जो मैंने इस पे क्वेश्चंस बनाए, उनमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक है, वन लाइनर भी है, ऐसा नहीं कि वन लाइनर नहीं है, लेकिन इनकी मात्रा कम होती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि आगे जाके ये देखो, फिर से आगे 2 स्टेटमेंट वाले हैं फैक्चुअली चीजें, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है। ठीक, तो इसलिए इस चीज को मेक श्योर करते, इस चीज को देखते हुए मैंने ये मैगजीन भी बनाई है और इस पे करंट अफेयर, इस पे जो क्वेश्चन है वो भी बनाए मैंने। तो दूसरी बात तो ये हो गई। फिर ये देखो जो आप अभी ये पीडीएफ देखोगे आपको खुद दिख जाएगा, उसमें लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, हर एक लाइन मीनिंगफुल है। ये नहीं कि बस कहीं से भी कॉपी मार के उसको बना दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखा गया है ताकि आप उसको अच्छे से रिटेन कर पाओ, और टू द पॉइंट चीजें हैं उसमें। ठीक है, एग्जॉस्टिव कवरेज है, हर जगह से चीजें उसमें कवर करी गई हैं जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जितने भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स इंपॉर्टेंट हैं उन सबको उसमें कवर किया गया है। मैंने आपके लिए उसमें कुछ चीजें बोल्ड कर रखी हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे, आपको दिख जाएगा। वो बोल्ड का मतलब ये है कि वो आपको रिवीजन के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट चीजें जिसको मैंने बोल्ड में किया हुआ है। तो आप जब रिवाइज करोगे तो रिवीजन में आपको हेल्प करेगी। आपकी विजुअल मेमोरी बढ़ाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा उसमें उसके साथ साथ आपकी मेमोरी में चीजें अच्छे से जाएं, इसलिए विजुअल मेमोरी बढ़ाने के लिए मैं बहुत सारी चीजें उसमें यूज करूंगा। जैसे मैं इमेजेस यूज करूंगा, फोटोज मिल गई वो डालूंगा उसमें ताकि आपको रिटेन कर पाओ, उसको देख के समझ में चीजें आ जाएं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको
टेबल्स होती हैं, टेबल्स बना के दूंगा ताकि ईजी रहे वो चीज़ें रिटेन करने के लिए आपके लिए। ठीक, और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, देखो हमारा टारगेट ये है, मैं यहाँ पे PYQ में मैं आपको यहाँ पे सॉरी मैं आपको यहाँ पे पहले तो एक करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, मैगजीन दे रहा हूँ फ्री में। ठीक, PDF है ये। तो आप यहाँ पे पहले डिस्कशन वीडियो देखो, उसके बाद उस मैगजीन को देखो, और मैगजीन देखने के बाद फिर आप उसके साथ साथ जो उस पर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लगाओ। इससे क्या होगा कि हर महीने का आपका बहुत ही एक अच्छा मंथली करंट अफेयर्स तैयार होता हुआ चला जाएगा। आपको लास्ट में वो वेट नहीं करना पड़ेगा कि ईयरली मैगजीन बैठ के पढ़ रहे हो आप, जो कि लिटरली आखिरी के एक महीने में ईयरली मैगजीन कोई पढ़ने बैठेगा तो रिटेन चीजें ज्यादा रहती नहीं दिमाग में। इससे बेटर ये है ना कि आप थोड़ा थोड़ा करते हुए चलो, ठीक है उसको भी देख सकते हो आप, लेकिन मेरा पॉइंट ये पहले ही थोड़ा थोड़ा करके देखते हुए चलो। तो यहां से क्या होगा, आपका एक एग्जॉस्टिव कवरेज होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, अभी देखो मैंने मई का स्टार्ट किया, अब से हर महीने का ये इनिशिएटिव कंटिन्यू रहेगा, मई के बाद जून, ऐसे करते करते अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। बैक डेट में जाके मैं कोशिश करूंगा इस बार PCS प्री के लिए जितने मंथ कवर हो सकते हैं 2025 के लिए, PCS प्री के लिए जितने महीने कवर हो सकते हैं उतने महीने में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट करो, वहां से आप ये सब चीजें फ्री में ले सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले ये इनिशिएटिव कंटिन्यू रखने का। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं सीधे टॉपिक पे। पॉलिटी, पहला सेक्शन है पॉलिटी। पॉलिटी में पहला टॉपिक जो था वो कास्ट सेंसस चल रहा था मई में। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो सेंसस होते हैं, सेंसस जो होते हैं वो हर 10 साल में एक बार होते हैं इंडिया में। सेंसस, अभी हम सेंसस की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस पे भी आते हैं। हर साल पहली बार सेंसस कब हुआ था, 1872 में लॉर्ड मायो ने स्टार्ट किया था, लेकिन जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। इन पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, पहला कंप्लीट सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। इसके बाद से क्या है, ये डिसेनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 10 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। हर साल, हर 10 साल में सेंसस होता है इंडिया में। आखिरी बार जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 में इंडिया में, उसके बाद से सेंसस हुआ ही नहीं, क्योंकि जो कोविड-19 पैंडेमिक था 2021 में एक्चुअली सेंसस होना था, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया इंडेफिनिटली। ठीक, सेंसस जो होता है ये यूनियन लिस्ट में लाई करता है। 7 शेड्यूल में जो लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसमें ये यूनियन लिस्ट में होता है। और इसको कंडक्ट कौन कराता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक, ये है पूरी स्टोरी। अब देखो बात ये है, बहुत टाइम से ये डिमांड थी कास्ट सेंसस कराया जाए। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स ने पहले करा भी लिया है, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ऐसे और भी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने अपने कास्ट सेंसस करा लिए हैं। ये डिमांड बहुत टाइम से चल रही थी कि भाई कास्ट सेंसस कराओ, क्योंकि इससे एक बेटर आइडिया मिलेगा कि इस समय जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कितनी इफेक्टिव है, किन कास्ट को इंक्लूड करना है, किन को उसमें से एक्सक्लूड करना है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है उसकी बेटर टारगेटिंग हो सकती है। इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर बहुत टाइम से डिमांड चली थी कास्ट सेंसस की। अब इसके फायदे नुकसान क्या है वो जो हम लोग मेंस का करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे उसमें देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान के चलो, इसीलिए सेंटर ने ये बोला है कि अगला सेंसस जो होगा वो 1 मार्च 2027 से 1 मार्च 2027 से रेस्ट ऑफ इंडिया में होगा, और जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल सेंसस की बात चल रही है। ये जब नॉर्मल सेंसस होंगे उसी के साथ साथ क्या होगा, कास्ट सेंसस भी करा, मतलब जो कास्ट रिलेटेड डेटा है वो भी इसी जो नॉर्मल नेशनल सेंसस होते हैं उन्हीं में कास्ट रिलेटेड डेटा भी ले लिया जाएगा लोगों से। ठीक है, तो वही बात हो रही है। लेकिन एक बात आप ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस की प्री के लिए। पहला ये होगा, पहली बार ऐसा होगा कि कास्ट सेंसस हो रहे हैं इंडिया में। ठीक है, इसके पहले SECC डेटा लाया गया था, SECC जो 2011 में हुआ था, लेकिन उसका डेटा कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया गया, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, लेकिन इसका कभी डेटा डिस्क्लोज ही नहीं किया गया क्योंकि उसमें बोले थे डेटा में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, इसीलिए इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो पहली बार ऐसा होगा कि फुल कास्ट सेंसस होंगे इंडिया में जब ये इस बार जब होगा 2027 में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां पे प्री रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन है। चलो आगे देखते हैं। अगली न्यूज थी भाखरा नांगल डैम वाटर डिस्प्यूट हुआ था ये मई में। देखो मई सीजन में पंजाब ने डैम का पानी छोड़ने से मना कर दिया था हरियाणा के लिए, इसको लेके दोनों में बवाल चला। ठीक, ये जो डिस्प्यूट है ये किसके बीच में है, भाखरा नांगल जो वाटर डिस्प्यूट है ये पंजाब और हरियाणा के बीच में। एक्चुअली इनके बीच में वाटर डिस्प्यूट जब से ये दोनों अलग हुए हैं
स्टेटहुड जब अलग मिला है दोनों को, तब से ही चल रहा है। इसकी लोकेशन कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, सतलज रिवर पे ये है। भाखड़ा नांगल जो डैम है ये सतलज रिवर पे है। जो डैम का रिजर्वायर है उसको क्या बोलते हैं, गोविंद सागर। रिजर्वायर मतलब जहां पे पानी इकट्ठा किया जाता है डैम के पीछे, उसको रिजर्वायर बोलते हैं, उसका नाम है गोविंद सागर। अब ये न्यूज में है इसलिए ये सब बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपसे वो ये नहीं पूछेंगे ये भाखड़ा नांगल डैम किसके बीच में डिस्प्यूट है। कई बार क्या होता है, क्योंकि भाखड़ा नांगल डैम की वजह से सतलज रिवर इंपॉर्टेंट हो गई, तो अब वो सतलज रिवर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। गोविंद सागर जैसे इसका रिजर्वायर का नाम है। भाखड़ा नांगल जो डैम है उसमें देखो दो डैम के नाम है। एक भाखड़ा डैम है जो कि हिमाचल में पड़ता है, और जो नांगल डैम है वो पंजाब में पड़ता है। इस पूरे प्रोजेक्ट के, भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है उसके बेनिफिशियरी कौन है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली। ये नाम याद रखना, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अब देखो मैंने आपके लिए चीजें जो इंपॉर्टेंट थी उनको मैंने बोल्ड लेटर में लिखा भी है, ठीक है। यही मैं आपको पहले बोल रहा था। तो जो बोल्ड लेटर में चीजें लिखी हुई हैं उनको आप ढंग से करके जाना पेपर से पहले। इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और टू द पॉइंट चीजें भी कवर करी हैं, क्रिस्प जितना रिक्वायर्ड। ये नहीं कि लंबे लंबे पैरा उठा के कहीं से भी डाल दिए, एक एक लाइन लिखी गई है आपके लिए अलग से। आप ढंग से पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा ये एक एक लाइन लिखी गई है प्रॉपर, ठीक, ताकि कवरेज जो है बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें मिस ना हो। चलो आगे देखते हैं। मैं बार बार बातें बोल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस बन जाए। चलो आगे देखते हैं। 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम स्टेटहुड। अभी अभी सिक्किम का स्टेटहुड का दर्जा मिले हुए 50 साल पूरे हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा है। अब देखो यहां से इसीलिए डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई कब स्टेटहुड मिला था सिक्किम को। 1975 में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत 1975 में सिक्किम को स्टेटहुड मिला था, ठीक है। तो ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, इंडिया कोस्ट लाइन रिकैलकुलेटेड। देखो अभी भी एक मिनिस्ट्री ऑफ होम एमएचए का एक डेटा आया है। एमएचए ने एक एनुअल रिपोर्ट निकाली थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक आप एनसीईआरटी में देखोगे हर जगह ये मेंशन है 7516 किलोमीटर, लेकिन अब जब रिवाइज एनसीईआरटीज आगे आएंगी उसमें इंडिया की कोस्ट लाइन का जो नया लेंथ है वो ये लिख के आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर, ये डायरेक्टली आपसे फिगर पूछ सकते हैं प्री में। 11,098, इतना मतलब ऑलमोस्ट 47 या 50% इंक्रीज भी बोल सकते हैं वो, ऑलमोस्ट इतना इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये कि इन्होंने जो एमएचए ने एक्चुअली ये कोस्ट लाइन बढ़ी कैसे। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया ने कोई नई जगह को एक्वायर कर लिया हो इसलिए, या बांग्लादेश कवर कर लिया हो इसलिए इंडिया का कोस्ट लाइन बढ़ गई, अपने आप ऐसे कैसे हवा में बढ़ गई। एक्चुअली हुआ ये कि एक बेटर टेक्नोलॉजी, जो बॉर्डर्स नापने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ना, वो एक बेटर टाइप की इंडिया यूज कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जो बहुत ही डिटेल में जाके कुछ चीजें ऐसे छूट जाती होंगी, छोटी मोटी चीजें, वो सब चीजें भी अब कवर होने लग गई हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है एक्चुअली वो 7,500 नहीं है, वो 11,098 है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है नापने के लिए, ठीक। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो इसलिए थोड़ा यहाँ भी जब अगर ये न्यूज में चल रहा है तो थोड़ा बहुत इतना आपको आइडिया होना चाहिए। जो इधर उड़ीसा के पास वाला जो कोस्ट होता है ना स्टार्टिंग वाला, उसको उत्कल प्लेन बोलते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हो जब आप, इधर थोड़ा सा नीचे वाला उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो उसको नदन सरकास बोलते हैं, ठीक है। और जो ये क्या बोलते हैं तमिलनाडु वाला जो कोस्ट होता है उसको कोरमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। केरला वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं, मालाबार। और ये महाराष्ट्र और गोवा वाले को कोंकण, और ये गुजरात वाले को, ये तो चलो फिर प्लेन चालू हो गए, गुजरात प्लेन वगैरह। इतने कोस्ट के नामों को याद होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे है ये, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी भी सेंटर ने क्या किया है, E0 FIR टू फास्ट ट्रैक साइबर क्राइम केसेस, ये लॉन्च किया है E0 FIR। अब देखो E0 FIR जानने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। FIR क्या होता है भाई, किसी के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ, ठीक, आप स्टेशन गए, स्टेशन में पुलिस ने FIR लिख लिया, तो ये होता है नॉर्मल तरीका। लेकिन आपको उसी स्टेशन जाना पड़ेगा जहां पे वो इंसिडेंस हुआ है आपके साथ, ठीक। तो इसको ये होता है नॉर्मल तरीका FIR वाला। जीरो FIR का मतलब ये होता है, जीरो FIR में क्या होता है, आप कहीं पे भी किसी भी, अगर मान लो आपके साथ क्राइम हो गया और आप उस जुरिस्डिक्शन में नहीं हो जहां पे वो क्राइम हुआ, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में वो क्राइम हुआ था, अगर आप उस जुरिस्डिक्शन में नहीं भी हो, आप कहीं से भी FIR कर दो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके, तो भी उसको क्या होगा, FIR मान लिया जाएगा। लेकिन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिसके लिए वारंट की जरूरत ना हो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। थोड़े सीरियस मैटर जो होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। तो आप ऐसे में क्या करोगे, जीरो FIR के लिए आप किसी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दो, फिर वो फाइनली उस वाले स्टेशन को ट्रांसफर कर दी जाएगी जहां पे क्राइम हुआ है, ठीक है। तो ये होता है जीरो FIR। लेकिन अब देखो एक नई चीज आ रही, E0 FIR।
E0FIR किसके लिए चालू किया है? साइबर क्राइम केसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए। किसी के साथ अगर साइबर क्राइम के केसेस हुए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड, किसी के अकाउंट में से पैसा निकाल लिया गया है और अगर वो 10 लाख से ऊपर है, इस केसेस में क्या होगा, अपने आप जब आप कंप्लेन करोगे ना, हेल्पलाइन नंबर 1930 या यहाँ पर इस पोर्टल पे जाके, एनसीआरपी पोर्टल पे जाके अगर आप कंप्लेन करोगे, तो कंप्लेन होते ही अपने आप क्या होगा, आपकी कंप्लेन को, अगर आपका 10 लाख से ऊपर का फ्रॉड आपके साथ हुआ है, तो उस कंप्लेन को अपने आप E0FIR में कन्वर्ट कर देगा। और ये कन्वर्ट करते ही वो जिस भी जुरिसडिक्शन में, जिस भी पुलिस की जुरिसडिक्शन में वो केस हुआ होगा, उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये चीज है इसमें, सारी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट बात बस ये तो मैंने आपको बस बताने के लिए कर दिया। ये होता क्या है E0FIR। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये साइबर क्राइम केसेस के लिए चालू किया है। ये आपसे यही पूछेंगे, E0FIR किसके लिए चालू किया गया है? तो वो चालू किया गया साइबर क्राइम केसेस के लिए। ठीक है, पूरी राम कहानी में इंपॉर्टेंट क्रक्स यही था। ठीक, आगे देखते हैं। चलो, तो ये थी अभी तक हमने देखे पॉलिटी वाले न्यूज जो इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाओ इंटरनेशनल अफेयर्स पे। सेकंड हेड है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स। यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, उत्तराखंड और यूके के बीच में, सॉरी उत्तराखंड कह रहा हूँ, यूके, एक्चुअली मैंने उत्तराखंड में रहकर एजुकेशन किया, तो हम लोग यूके को उत्तराखंड बोलते थे, तो उत्तराखंड को एक्चुअली यूके बोलते थे, इसलिए वो थोड़ा दिमाग में रह गया। चलो आगे देखते हैं। यूके मतलब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। 3.5 साल से बातें चल रही थी, अब जाके फाइनलाइज कर पाए ये लोग। ये एक दूसरे के अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ कम करेंगे। टैरिफ मतलब क्या होता है? टैक्सेस जो लगाते हैं ना दुनिया भर के एक दूसरे के ऊपर, वो सब कम करेंगे, ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो सके एक दूसरे के बीच में। इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना। FTA ऐसे पूछ सकते हैं, मई में FTA किसके बीच में साइन हुआ है? तो इंडिया और यूके के बीच में। ठीक है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। चैगोस आइलैंड डिस्प्यूट चल रहा था, काफी टाइम से चल रहा है एक्चुअली, लेकिन अभी ये रिसेंटली क्या हुआ है, एक्चुअली ये डिस्प्यूट है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच में। ठीक है, मॉरिशस पहले यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी थी। ओवर द टाइम जहां से यूनाइटेड किंगडम निकल गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, मॉरिशस की एक टेरिटरी थी जिसको बोलते थे चैगोस आइलैंड। देखो ये लोकेशन देखो, यहाँ पे ये है अफ्रीका, ये है मेडागास्कर बड़ा सा, यहाँ पे आपको रियूनियन आइलैंड मिल जाएगा, ये है मॉरिशस, और ये है चागोस आइलैंड। चागोस को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया, और यहाँ पे चागोस आइलैंड में ही एक आइलैंड का नाम है डिएगो गार्सिया। ठीक है, डिएगो गार्सिया, ये है चागोस आइलैंड में से एक का नाम। अब आपको इसमें एक बात ये समझनी है, ये एक बार मैप अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, मॉरिशस की ये डिस्प्यूट चल रहा है, इसको लेके मॉरिशस क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है, क्योंकि यहाँ से जब मॉरिशस पे यूके रूल कर रहा था, जब ये यहाँ से गए, ये पूरा मॉरिशस उन्होंने खाली कर दिया, लेकिन चागोस आइलैंड को बोला नहीं, ये हमारा है, और मॉरिशस भी क्लेम करता है कि हमारा है, इसलिए इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मई में अभी ये हुआ, यूके ने क्या बोला यूके ने एक एग्रीमेंट साइन किया और बोला कि ठीक है, पूरा चागोस आइलैंड हम बोल रहे हैं कि ठीक है मॉरिशस को दे रहे हैं। एग्रीमेंट में अब मतलब ये हो गया है, चागोस आइलैंड मॉरिशस को मिल गया है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है, ये वाला आइलैंड डिएगो गार्सिया, ये हम अपने पास रखेंगे लॉन्ग टर्म लीज पे 99 ईयर्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मिलिट्री बेस कैंप चलाएंगे यूएसए के साथ, तो वो डिएगो गार्सिया में अभी अगले 99 साल तक रहेंगे, और यहाँ पे एक मिलिट्री बेस बना के यूएसए के साथ। ये है पूरी खबर। इंपॉर्टेंट बात यही, ऐसे ही पूछ सकते हैं, चागोस आइलैंड डिस्प्यूट किसके बीच में है? ठीक है, इन दोनों के बीच में है, लेकिन आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। देखो ये सब कहाँ पे है, इंडियन ओशन में, ये सारी चीजें इंडियन ओशन में हो रही हैं। ठीक है, ये सब इंडियन ओशन में आता है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया प्लान्स टू ओपन न्यू सी रूट टू नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, हमने अभी सॉरी एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, अभी दिमाग में क्लिक किया मेरे, जब हम लोग भाखड़ा नंगल डैम पढ़ रहे थे, तो एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो थोड़ा मेंस में ऐसी चीजें यूज होती हैं। अगर आपको मेंस पे कोई क्वेश्चन आ रहा है ना वाटर स्ट्रेस पे, वाटर स्ट्रेस रिलेटेड, वाटर स्कैरसिटी रिलेटेड, वाटर डिस्प्यूट रिलेटेड, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर इस टाइप की चीजों में अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वहां पे वो भाखड़ा नंगल डैम वाला जो चीज था ना, उसको कोट कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें इन्वायरमेंटल मिसमैच की वजह से हो रही हैं, हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके वजह से हो रही हैं। डालो उस सब चीजों, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैं एक्चुअली वो पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसी टाइप से आप कहीं भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट और भी लगता है, आप उनको कवर करते हुए चला करो मेंस के लिए भी। ओके, इंडिया प्लान्स टू ओपन न्यू सी रूट टू नॉर्थ ईस्ट वाया म्यांमार बाईपासिंग बांग्लादेश। देखो यार, अभी क्या था एक्चुअली, अभी कुछ टाइम पहले से कुछ टाइम से आप देखोगे इंडिया
बांग्लादेश के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं जब से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहां से गई है। इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे चालू किए थे ताकि जो मेनलैंड इंडिया है यहाँ से इधर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ बांग्लादेश के थ्रू जाया जा सके। जब तक फेवरेबल गवर्नमेंट थी तब तक ये चीज़ पॉसिबल थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया चालू कर रही थी। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है गवर्नमेंट चेंज हो गई है वहाँ पे, तो अब ये प्रोजेक्ट इंडिया के थोड़े नुकसान में और वायबल नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे देखो चिकन स्नैक कॉरिडोर है, अभी तक ये सब एक्चुअली हो इसीलिए रहा है क्योंकि इंडिया को अगर नॉर्थ ईस्ट जाना है तो यहाँ चिकन स्नैक कॉरिडोर से जाना पड़ता है। ये बहुत ही जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, बहुत ही पतला सा ये रास्ता है। अगर इसको चाइना ने वॉर टाइम या किसी भी तरीके से कट कर दिया तो इंडिया की बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो पूरा पूरा कट ऑफ हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट से। इसलिए इंडिया अलग अलग रूट ढूंढ रहा है नॉर्थ ईस्ट तक जाने के लिए, और ये थोड़ा फेवरेबल रास्ता भी नहीं जाने के लिए। अब बांग्लादेश से कोशिश करी लेकिन वहां इशू आ गया। इंडिया का एक प्रोजेक्ट पहले भी चल रहा था, उसका भी एक्चुअली पर्पस कुछ हद तक ये भी था। एक्चुअली कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो था उसका पर्पस यहाँ भी ऊपर भी जाना था और नीचे भी जाना था। नीचे मतलब साउथ ईस्टर्न मार्केट में भी जाना था। कालादान का प्रोजेक्ट जो है वो देखो कोलकाता से स्टार्ट होता है और कोलकाता से स्टार्ट होता है और वो एजॉल तक जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कोलकाता है और एंड पॉइंट क्या है, एजॉल मिजोरम में है। ठीक, ये देखो यहां से यहां तक सी से होते हुए जाएगा, तो सी रूट होते हुए जाएगा, फिर यहां से यहां तक पोर्ट रूट है और फिर ये प्रॉपर आपका वो चालू रोड लिंक चालू हो जाता है। यहां तक है, एजॉल तक है, कोलकाता से एजॉल तक। और अभी अभी जो गवर्नमेंट ने बोला है ना, वो शिलोंग टू सिलचर तक एक हाईवे बनाएगी। ये रहा शिलोंग और ये रहा सिलचर, इनके बीच में हाईवे बना रही है। हाईवे मतलब रोड कनेक्शन बना रही है और इसको फिर कनेक्ट कर देगी एजॉल से ओवर द टाइम, यहां तक आके कनेक्ट होगा। इससे क्या होगा कि अब इंडिया को एक और वायबल रूट मिल जाएगा। कोलकाता से कोई भी चीज भेजनी है नॉर्थ ईस्ट तक तो एजॉल तक होते होते सिलचर तक होते शिलोंग तक पहुंच सकता है। ठीक है, एजॉल हो गया मिजोरम में, सिलचर हो गया आपका असम में और शिलोंग हो गया मेघालय में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये कर रही है ताकि ये इस रूट से नॉर्थ ईस्ट के अंदर तक पहुंचा जा सके। ठीक है, ये बात आपको पता है। देखो मेन इसमें कालादान प्रोजेक्ट था, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी साइन हुई है, WHO ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब कहां पे हुआ, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, हर साल होती है, उसकी 78 जो मीटिंग थी वहां पे इसको डिसाइड किया गया है। देखो ये स्टार्ट करने का मतलब क्या है, एक्चुअली हुआ ये था जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था तो उस समय ये देखा गया जो पुअर कंट्रीज थी, ठीक है, पुअर या फिर डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको बड़ी दिक्कत आई थी वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन के एक्सेस में। ठीक है, या WHO कुछ किस तरीके से हेल्प कर पाए या दूसरी कंट्रीज उनको इंपोर्ट कर पाए, इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आई थी। तो ऐसा लगा कि यार ऐसे तो ये फाइट कर नहीं पाएंगे, आगे भी अगर ऐसी कोई पैंडेमिक आती है तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ये फाइट नहीं कर पाएंगी। इसीलिए ये ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी इंप्लीमेंट करी गई है। इसका मकसद यही है कि आगे जाके अगर इस टाइप की कोई पैंडेमिक आएगी तो उसमें भाई फेयर एक्सेस टू वैक्सीन, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक, और इसको करने के लिए इन्होंने क्या किया, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एक सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग बनाया है ताकि इक्विटी आ सके और ट्रांसपेरेंसी आ सके। इसमें क्या होगा, जो भी पैथोजन होंगे उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा या उन पर जो भी जेनेटिक रिसर्च होगा, उसका जो डेटा निकल के आएगा वो डेटा सारे कंट्रीज के साथ शेयर किया जाएगा ताकि सारी कंट्रीज उसके बेसिस पे अपनी वैक्सीन बना सकें। ये है पूरा फंडा इसका। ठीक है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें आप इसके बारे में जान के चलो। नेक्स्ट देखते हैं, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भी न्यूज में था एक्चुअली। ये जो कॉरिडोर है ये चाइना बना रही है पाकिस्तान के अंदर। ये देखो, ये है वो कॉरिडोर, ये बना रही है चाइना और इसका एक अल्टरनेटिव रूट बनाने की बात चल रही है। ये है, तो ये चाइना बना रही है पाकिस्तान के अंदर और इसमें एक्चुअली क्या करेगी, रोड लाइन, रेलवे लाइन, पाइप लाइन, ये सब चीज़ें बिछाई जा रही हैं। और इन सब का मकसद यही है कि ये जो गदर पोर्ट है, गदर पोर्ट पाकिस्तान में, इसको काशगर से, जो कि चाइना के उगर प्रोविंस में पड़ता है, उससे कनेक्ट किया जा सके। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, आपका गल्फ रीजन है। गल्फ रीजन से आते आते यहाँ पे पेट्रोल
और जो भी वो ऑयल और नेचुरल गैस जो होते हैं, जो चाइना को चाहिए होता है, वो सीधे यहाँ से अपना चाइना में ला सकती है। अभी क्या उसको घूम के नीचे से जाना पड़ता है, मलक्का स्टेट होते हुए बहुत लंबा रास्ता है, वहां से जाना पड़ता है। तो अब वो उसको काट के छोटा करके यहाँ से सीधे डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है उसको, ठीक है। और ये उनके लिए सेफ भी है। इंडिया को इससे आपत्ति इसलिए है क्योंकि ये देखो, ये इंडिया का पीओके वाला पार्ट पड़ता है यहाँ पे, वहां से होता हुआ जा रहा है, इसलिए इंडिया को इस पर आपत्ति है। अभी अभी इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया वो ये बोला है कि अब इसको एक्सटेंड करेंगे, अफगानिस्तान को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इसीलिए ये न्यूज में चल रहा था, ठीक है। और सीपीईसी जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, और सीपीईसी स्टार्ट कब हुआ है? 2015 में हुआ है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ग्वादर के बगल में ही यहाँ पे चबहार पोर्ट भी है, जो ईरान में पड़ता है, जो इंडिया बना रहा है, ठीक है। आसपास ही है दोनों, थोड़ा सा दूर है, ओके। चलो अगला देखते हैं। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एग्रीमेंट, ईईएफ अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट आईएमएफ का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होता है, जो भी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, ठीक है, जो भी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, उसको इस कंडीशन में बचाने के लिए आईएमएफ ईईएफ अरेंजमेंट साइन करती है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि कंपनी को, सॉरी कंपनी कह रहा हूँ, जो भी कंट्रीज होती हैं उनको कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म करने होते हैं अपने अंदर, उस बेसिस पे आईएमएफ उनको पैसा सप्लाई करती है, ठीक है, ताकि वो रिकवर कर पाए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से, ओके। इसी के बेसिस में अभी देखो, जब इंडिया पाकिस्तान, जब ये स्कर्मिशेस चल रहे थे, जब ऑपरेशन सिंदूर वगैरह चल रहा, तो आपने देखा होगा कि आईएमएफ ने एकदम से कुछ लोन अप्रूव कर दिया था, वो यही था, इसी के अंडर हुआ था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट के अंतर्गत ही हुआ था, इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है। तो आपसे सीधे पूछ सकते हैं ये अरेंजमेंट किसका है? आईएमएफ का है, ठीक है। एसडीआर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्योंकि न्यूज में था, तो इसलिए आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। ये एक रिजर्व एसेट होता है जिसको आईएमएफ ने बनाया हुआ है, एसडीआर ने, ठीक है। ये बास्केट ऑफ, ये खुद में कोई करेंसी नहीं है, ये एक बास्केट ऑफ, इसकी जो वैल्यू होती है बास्केट ऑफ 5 करेंसीज के बेस के हिसाब से होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है एसडीआर की वैल्यू, वो किस पे बेस होती है? बास्केट ऑफ 5 करेंसीज की वैल्यू पे बेस होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इस बास्केट में भी सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? यूएस डॉलर की है। ये ऑर्डर आप देख लेना, सबसे ज्यादा डॉलर की है, ठीक है। तो ये है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में क्या था? इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहा है, उसमें देखो टूराइज ग्लोबल टूरिज्म प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। जहां पे क्या होगा कि ये एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल टूरिज्म में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं ग्लोबल टूरिज्म में, और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, या फिर क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं। बस इसी पे सीधे ये पूछेंगे इसमें कि किसने चालू किया है? सऊदी अरब ने चालू किया है, टूराइज ग्लोबल टूरिज्म प्लेटफॉर्म। अगला देखो, बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन वर्ल्ड बाय पैसेंजर ट्रैफिक 2025, आती रहती है रिपोर्ट, तो एक रिपोर्ट आई 2025 के लिए। पहले नंबर पे कौन सी है? जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट है, जो यूएसए में, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अटलांटा में। लेकिन अगर इंटरनेशनल पैसेंजर की बात करोगे तो दुबई में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, इंडिया सबसे ज्यादा रैंक किसकी? देखो 9th रैंक तो नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं कि इंडिया में किसकी सबसे ज्यादा रैंक है, तो इंदिरा गांधी की है। ये इंपॉर्टेंट है। अटलांटा एयरपोर्ट सबसे ज्यादा ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक सबसे ज्यादा वहीं पे है। भाई पैसेंजर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों हो सकते हैं, तो अगर आप कंप्लीट ओवरऑल देखोगे तो वहां पे अटलांटा है, और जब इंटरनेशनल पैसेंजर की बात करोगे तो वहां पे दुबई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अल्जीरिया बिकम्स न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश किया था 2015 में। ब्रिक्स कंट्रीज ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक्चुअली ये काउंटर किया था एज अ काउंटर बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है, यहाँ पे आप देखोगे तो वेस्टर्न पावर्स की बहुत ज्यादा हेजमनी रहती है, उसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने अपना ब्रिक्स कंट्रीज ने चालू किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे। इसका काम क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं ब्रिक्स कंट्रीज और आसपास की और भी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उन सबको ये फाइनेंस करते हैं, और भी दूसरे टाइप के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे उनको भी ये फाइनेंस करते हैं। तो ये होता है इनका ओवरऑल मकसद। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जब आप न्यू डेवलपमेंट बैंक देख रहे हो तो साथ ही साथ आप ये भी देखो कुछ और भी रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रीजनल लेवल पे है, ग्लोबल लेवल पे नहीं है। वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल लेवल पे, ये सब ग्लोबल लेवल पे नहीं, रीजनल लेवल पे। नाम से ही पता चल जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी। आप इनकी ये डेट याद रखना, डेट एज इट इज मत याद रखना, बस ये देखना कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, अरेंज करने को पूछ सकते हैं। हेडक्वार्टर सबके इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये सब। ये देखो यहाँ मनीला में है न्यू डेवलपमेंट बैंक, शंघाई में है, AIIB बीजिंग में है,
अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक अबिजान में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट, थोड़ा ये भी देख लेना, इंडिया की मेंबरशिप भी देख लेना, कुछ में बताने लायक नहीं, खुद देखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं, टेक इट डाउन एक्ट। टेक इट डाउन एक्ट यूएसए ने इनैक्ट किया है। इसका एम क्या है, जो डीप फेक्स होते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन डीप फेक्स जो होते हैं ना, किसी की भी फोटो हटा के कुछ और उसमें लगा दिया, कोई वीडियो एकदम मॉर्फ करके चला दी, तो वो सब चीजें डीप फेक्स में आती हैं। बस उन्हीं को टैकल करने के लिए टेक इट डाउन एक्ट यूएसए में लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू कैलिडोनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो न्यू कैलिडोनिया क्या है, वो फ्रेंच टेरिटरी है। कहाँ पे, ये देखो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन है, और ये है न्यू कैलिडोनिया, ठीक है। तो ये आपका कहाँ लाई कर रहा है, साउथ पैसिफिक में लाई कर रहा है। ये फ्रांस के आसपास नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, फ्रांस तो ऊपर है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास है न्यू कैलिडोनिया। तो ये एक तरीके से इनकी वही कॉलोनियल टेरिटरी है जो अभी भी इस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं ये लोग। यहाँ पे भी बहुत टाइम तक, पिछले 1-2 साल से यहाँ पे इंडिपेंडेंस को लेकर डिबेट चल रही है। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो बोलते हैं कि भाई ये हमारा है, और फ्रांस वाले जो फ्रांस से जाके वहाँ पे सेटल हुए हैं, पूरी लड़ाई नहीं की है। फ्रांस से जाके जो लोग सेटल हुए हैं और जो लोकल कनाक पॉपुलेशन है, ठीक है, एबोरिजिनल से भी होते हैं कनाक पॉपुलेशन, जो इनके बीच में पूरा फ्रिक्शन है, ठीक। तो जब भी फ्रांस वाले ये बोलते हैं कि भैया वोटिंग राइट्स हम बढ़ा के इन पे भी बढ़ा रहे हैं, वोटिंग राइट्स जो फ्रेंच सिटीजन या जो फ्रेंच और ओरिजिन के लोग यहाँ रह रहे हैं उनको भी जब बढ़ा रहे हैं, तो इनको इससे आपत्ति होती है। इसीलिए इसी बात को लेके फ्रिक्शन के बीच में चल रहा है। तो इंडिपेंडेंस डिबेट है यहाँ पे, इतनी बात है आपको पता नहीं, बस इतना जान लो, न्यू कैलिडोनिया जो किसकी टेरिटरी है, ये है आपकी फ्रेंच टेरिटरी है, और कहाँ पे है, दो बातें इसमें पता होनी चाहिए, बाकी बातें मैंने आपको बस समझाने के लिए बताई है। नेक्स्ट देखते हैं, वन लाइनर न्यूज देखते हैं। यूएसए ने भी क्या किया है, आपने देखा होगा कि 5% रेमिटेंस टैक्स लगाने की बात करी है नॉन सिटीजन्स पे एज पार्ट ऑफ वन बिग ब्यूटीफुल बिल। 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट बातें आ गई। देखो, वन बिग ब्यूटीफुल बिल ऐसा है जिसमें ट्रम्प गवर्नमेंट लेके आई है और बोल रही है कि हम बहुत सारे टैक्सेस कम करेंगे ताकि जो सिटीजन्स हैं यूएस वाले उनको एक फायदा मिले। और भी उसमें चीजें, लेकिन मेजर बात यही सब है। तो वो है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। उसके अंतर्गत इन्होंने बोला है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो नॉन सिटीजन है, जो यूएसए के रहने वाले नहीं है, जैसे कई सारे एनआरआईज उसमें इफेक्ट हो सकते हैं, इंडियन हो रहे हैं, इसलिए उनको आपत्ति भी है। तो एनआरआईज क्या होते हैं, जो यूएसए में रह रहे हैं, वो इंडिया में आईटी कंपनीज में जो काम कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे रेमिटेंस भेजते हैं। उसी रेमिटेंस पे अब क्या हो जाएगा, सिर्फ इंडियंस पे नहीं है, सब पे, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, 5% अब वही जो रेमिटेंस भेजेंगे घर वालों को, उस पर 5% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात, इनका नुकसान है, अच्छा नहीं लगेगा इनको। नेक्स्ट मोजाम्बिक, हजारों वहां पे लोग डिस्प्लेस हो गए क्योंकि ट्रिपल क्राइसिस चल रही है मोजाम्बिक में। अफ्रीकन कंट्री है, इसकी लोकेशन देख लेना, मैंने एक्चुअली मैप डालना थोड़ा सा भूल गया इसमें, फिर भी आप देख लेना। ट्रिपल क्राइसिस है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, नॉट द पाकिस्तान वन, एक्सट्रीम वेदर और पोस्ट इलेक्शन अनरेस्ट, ठीक है। इन 3 चीजों की वजह से यहाँ पे ट्रिपल क्राइसिस चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमी, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन, 2 चीजें देखी, इंटरनेशनल अफेयर्स। अब इकोनॉमी देखते हैं, इकोनॉमी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रही थी। चलो पहली चीज में देखते हैं, इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम द 4th लार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब इंडिया जीडीपी साइज के हिसाब से 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी पूरे विश्व में बन चुकी है, ठीक है। जापान को ओवरटेक किया, किसको ओवरटेक किया है, जापान को, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये रैंकिंग आप बहुत अच्छे से करके जाना, ये 100% आएगा, ठीक है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, लेकिन ये भी याद रखना जीडीपी साइज की वजह से, ठीक है। अगर जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखोगे तो इंडिया के रैंक 140s में है, ठीक है, 140s में है वो, ठीक। तो क्योंकि अब वो एडजस्ट हो जाती है ना पर कैपिटा के हिसाब से, आप जितने लोग रह रहे हैं उससे डिवाइड करोगे यहाँ पे, तब वो एकदम से फिर काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर जीडीपी साइज के साथ देखोगे, जीडीपी इंडिया में के अंदर कितना सामान जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उसके हिसाब से देखोगे तो इंडिया 4th लार्जेस्ट तक पहुंच चुकी है, जापान को ओवरटेक किया है, सबसे ज्यादा यूएसए की है। इतनी बातें याद रखना, रैंकिंग में पूछ सकते हैं अरेंज करने को, इसलिए 5 के 5 का रैंक, वो ऑर्डर याद रखना। एक्चुअली इन सब पे मैंने क्वेश्चन आपको बनाया हुआ है, एक काम करता हूँ, जरा थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देता हूँ जो क्वेश्चन मैंने बनाए थे, एक्चुअली स्टार्टिंग में दिखाना भूल गया। 1 मिनट, हाँ ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है, पॉज करके देखना। तो मैंने पूरी कोशिश करी है, जैसे यूपीपीसीएस ने 2024 में क्वेश्चन पूछे हैं उसी टाइप से पूछे हैं, डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी डाला है, असर्शन रीजन भी डाला है, फिर इस टाइप से ऑर्डर में, यही जो भी पीछे आपने देखा उस पर क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। सेंसस पे इस टाइप से 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, फिर पेयरिंग वाले क्वेश्चन हैं, ठीक, सिंगल स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन हैं,
ऐसे बहुत सारे हैं, तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था। आप ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इनको जरूर लगाना, ये भी फ्री में अवेलेबल है, इसलिए कोई इशू वाली बात नहीं है, लगाओ इसको आराम से बैठ के। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स इन द फिस्कल ईयर 2024-25। ठीक है, अभी तक का जो एक्सपोर्ट करती है इंडिया, एक्सपोर्ट जो हर साल करती है, उसमें अगर आप देखोगे तो 2024-25 में अभी तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये रहा है कि इंडिया ने इतना एक्सपोर्ट किया है। कितना एक्सपोर्ट किया? $824 बिलियन इतना एक्सपोर्ट किया। आज तक कभी इंडिया ने इतना एक्सपोर्ट नहीं किया था किसी भी फिस्कल ईयर में। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां से हुआ है? सर्विस लेड ग्रोथ है, मतलब सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा रहा है, इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया है? तो सर्विस सेक्टर ने किया है। नेक्स्ट देखो, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड एस्टैब्लिश्ड। देखो पहले एक बोर्ड था, उसका नाम ये था, बीपीएसएस बोलते थे उसको, लंबा सा नाम है बीपीएसएस। अब इसी का नाम बदल कर थोड़ा सा इसमें रिकॉन्स्टिट्यूट करके उसको बनाया गया पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक, ये नाम रहेगा अब उसका। कुछ चीजें उसमें चेंज भी करी गई, सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ नाम चेंज किया गया, क्योंकि अब वो 6 मेंबर बॉडी होगी। ठीक है, आरबीआई गवर्नर उसके क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे। और एम क्या है इसका? जितना भी पेमेंट रिलेटेड और पेमेंट और सेटलमेंट रिलेटेड जो चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल पेमेंट, ये सब के ऊपर ये ओवरसाइट रखेगा। ठीक है, डिजिटल पेमेंट क्या होता है? आपने फोन पे से कुछ ट्रांजैक्शन किया, गूगल पे से किया, वो सब इसमें डिजिटल पेमेंट में आ जाता है। तो अब ये पूरा पेमेंट और सेटलमेंट रिलेटेड कुछ भी चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर एक ओवरसाइट करने के लिए बॉडी बनाई गई जिसका नाम है पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अच्छे से करके जाना। देखो, इंडिया फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा आपको इस टाइप से वो चीजें अभी दिख रही होंगी। एक्चुअली ये जब मैं पीडीएफ में दूंगा तो उसमें ये सब इशू नहीं होंगे, ये एडिटिंग में भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। ये फाइनल पीडीएफ से और बेटर फॉर्मेट में आपको मिलेगी, टेंशन मत लेना उस बात की। इंडिया फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, देखो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होते हैं? यहाँ पे ये बड़े बड़े पोर्ट होते हैं ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, जो जैसे ये आपका देखो एक सी लाइन है, ठीक है, मतलब सी ट्रेड लाइन है, यहां से यहां तक जाने के लिए ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होते हैं ये इन्हीं के आसपास होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कई बार जो शिप होती हैं वो आके डॉक करती हैं, मतलब यहीं पे रुकती हैं, और फिर वहां से सामान उतारा जाता है और फिर दूसरा सामान उस पर लादा जाता है। ठीक है, इसी डॉकिंग के लिए भी, और सामान का भी उसमें सामान उसमें डालने और निकालने में भी यहाँ पे काम आता है इसका। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का। अभी तो देखो इंडिया में इशू ये था, इंडिया में कोई भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। ये देखो विजिंजम यहाँ पे है और ये रहा श्रीलंका, यहाँ पे कोलंबो है। तो नॉर्मली क्या होता था, जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होते थे वहां पे, जैसे इंडिया के पास सबसे कौन सा? कोलंबो है, फिर सिंगापुर वाला भी यहाँ पे है। तो नॉर्मली क्या होता, जो शिप्स होती थी यहाँ आके आती, बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ आती थी, यहाँ आने के बाद, मतलब ये कोलंबो यहाँ पे, बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ आती थी, और यहाँ आने के बाद, कोलंबो में आने के बाद, जब उनको इंडिया की तरफ आना होता था इंडियन पोर्ट्स पे, तब उनको बड़ी शिप से उतार के सामान छोटी शिप पे रखा जाता था। तो ये होता ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, बड़ी शिप से उतार के वहां से कोलंबो पे फिर उनको छोटी शिप पे रखा जाता था ताकि इंडिया में आ सके। उसका रीजन ये था कि जो वाटर, जो इंडियन कोस्ट पे जो वो थे ना, बहुत डीप वाटर नहीं था। ठीक है, अब लेकिन जब ये बनाया गया ना विजिंजम पोर्ट, तो ये ड्रेजिंग करके बनाया गया। मतलब वहां पे एक तो इसकी लोकेशन भी ऐसी थी विजिंजम की कि वहां पे डीप वाटर भी था, उसको और ड्रेजिंग करके और डीप किया गया ताकि अब वहां पे बड़ी बड़ी शिप्स भी आके रुक सके, डॉक कर सके। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। विजिंजम जो इंटरनेशनल पोर्ट है केरला में, वहां पे पहली बार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है। अब इंडिया के पास अपनी खुद की फैसिलिटी होगी जहां पे बड़ी बड़ी शिप्स आ सकती हैं। पूरी कहानी का सार ये है, इंडिया के पास खुद फैसिलिटी है जहां पे बड़ी बड़ी शिप्स आ सकती हैं, फिर वहीं से फिर शिप पे सामान उतार के दूसरी छोटी शिप पे रख के और जगह भेजा जा सकता है। अभी तक ये सब काम कोलंबो से होता था या सिंगापुर से होता था, यहाँ पे उसका पोर्ट है। ठीक है, तब वहां पे बड़ी शिप से छोटी शिप पे लाद के इंडिया भेजा जाता, लेकिन अब इंडिया के पास खुद रहेगी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि देखो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड इस लाइन से होते हुए जाता है। ये देखो स्विस कनाल से होते हुए, ठीक है, गल्फ कंट्रीज से होते हुए, इंडिया से होते हुए, मलक्का स्टेट से होते हुए, बहुत ज्यादा फिर ईस्टर्न एशिया तक जाता है। अब इसके पास जब ये रहेगा तो इंडिया भी ये फैसिलिटी बाकी कंट्रीज को दे सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अमलगमेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज। ठीक है, अभी तक देखो सीन ये था कि इंडिया में एक स्टेट के अंदर बहुत सारी आरआरबीज होती थी, एक स्टेट के अंदर बहुत सारी आरआरबीज होती थी। उससे फिर क्या होता था, ऑब्वियस सी बात है, एक तो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आएगा। ठीक है, और फिर कई बार क्या होता है कि डुप्लिसिटी भी होती है सेम काम में, मतलब एक ही काम अलग अलग एजेंसी कर रही हैं। ठीक,
इसी सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि एक नई पॉलिसी लेके आई, वन स्टेट वन आरआरबी। हर एक स्टेट में सिर्फ एक आरआरबी होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉलिसी है। इसी के अंतर्गत एमलगमेशन प्रोसेस चल रहा है। अभी जो चल रहा था, फोर्थ फेज हुआ था एमलगमेशन, उसमें क्या हुआ, 26 आरआरबी जो थी, एक्चुअली उत्तराखंड पीसी में देखो ये क्वेश्चन आया भी है इस बार। ठीक है, इस वजह से क्या है कि 26 आरआरबी जो है उनको अमलगमेट किया गया है, उनको मतलब मिला दिया गया बाकी आरआरबीज के साथ। इसकी वजह से क्या हुआ है, अब देखो ये होने से पहले क्या था, टोटल आरआरबीज कितनी थी इंडिया में, 43 थी। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये पॉलिसी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई थी। 43 आरआरबीज थी, लेकिन अब जब ये फोर्थ फेज ऑफ अमलगमेशन हुआ उसके बाद अब सिर्फ 28 आरआरबी बची हैं। ठीक है, मतलब हर स्टेट में एक आरआरबी बची होगी सब एलगमेशन होने के बाद। 28 आरआरबी बची हैं। लेकिन अभी मई में कितने बैंक कितनी आरआरबीज का वो हुआ था, अमलगमेशन हुआ था, वो 26 आरआरबीज का अमलगमेशन हुआ है मई में। ये है पूरी कहानी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कोंकण रेलवे सेट टू मर्ज विद इंडियन रेलवे। देखो कोंकण रेलवे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कोंकण रेलवे जो था ये पूरा कोंकण कोस्ट है, इसको कवर करता है। नॉर्मली कोंकण रेलवे स्टार्ट होता था रोहा से, जो कि मुंबई में पड़ता है, और एंड होता था ठोकुर में, जो कि आपका मंगलूर कर्नाटका में पड़ता है। तो ये कहां से कहां तक चलता है, रोहा मतलब महाराष्ट्र स्टेट को कवर करता था, फिर मंगलुरु कर्नाटका तक जाता था, और मतलब कवर कौन कौन इनके बीच में, देखो गोवा, यहाँ पे गोवा भी कवर हो रहा है। तो एक तरीके से स्टेट कवर कौन से, महाराष्ट्र होते हुए गोवा, फिर कर्नाटका। लेकिन इसको ओवर द टाइम एक्सटेंड कहां कर दिया गया, केरला तक भी एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, केरला तक भी, अब ठोकुर से और आगे तक केरला तक भी जारी थी कोंकण रेलवे। लेकिन ओरिजिनल रूट यही था, महाराष्ट्र से गोवा, ये था इसका ओरिजिनल रूट। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली महाराष्ट्र ने भी अप्रूवल दे दिया है। तो अब एक्चुअली ये हो रहा है कि अब अभी तक ये तक कोंकण रेलवे के लिए एक अलग बॉडी स्टैब्लिश थी जो कोंकण रेलवे को मैनेज करती थी, इंडियन रेलवे नहीं करती थी। लेकिन अब इसका मर्जर हो गया इंडियन रेलवे से। इसके बाद अब इंडियन रेलवेज ही इसको मैनेज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक डेटा निकाला था अभी मई में, उसके बारे में। देखो माइनिंग सेक्टर पे था, उसमें देखो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मुझे दो बातें इंपॉर्टेंट लगी, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें और भी डेटा थे, और भी छोटे मोटे जो आपके माइनर मिनरल्स होते हैं उनके बारे में था, मुझे नहीं लगा। मेरे हिसाब से दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो सबसे ज्यादा आयरन प्रोडक्शन किसका है, वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आयरन ओर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है। ठीक है, और एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, ये दोनों बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को। फिलहाल इंडिया की रैंकिंग देखते हैं। इंडिया की रैंक 4th है आयरन प्रोडक्शन में, और एल्यूमिनियम की रैंक कितनी है, 2nd है। ठीक है, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। न्यू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक नई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करी है। देखो सेमीकंडक्टर को इंडिया में बहुत ज्यादा इस समय प्रोग्राम चल रहा है, सेमीकंडक्टर मिशन भी है, सेमीकंडक्टर, ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके। अभी तक क्या है, एक्चुअली इंडिया डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है चाइना पे और कंट्रीज पे सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका एक्चुअली ये यूज होता है, जितनी भी आपकी चिप्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो चिप्स होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर का यूज होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मोबाइल फोन यूज करोगे, लैपटॉप यूज करोगे, ठीक है, कार का डिस्प्ले होगा, सब में ये चिप्स लगी होती हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट कई जगह पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश कर रही है। इंडिया में अभी उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट जो है ना आपका, YEDA रीजन, मतलब यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी रीजन जो है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी रीजन जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पे जेवर एयरपोर्ट है, उसके पास ये डेवलप होगा। ठीक है, ये इंडिया का 6th सच सेमीकंडक्टर यूनिट है, ये पहला नहीं है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं, इंडिया का पहला है, लेकिन ये पहला नहीं है, 6th है ये। ठीक है, इस तरीके का 5 पहले बन चुके हैं। लोकेशन क्या होगी, लोकेशन यहाँ होगी, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कौन इसको ऑपरेट कौन करेगा, SCL टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और फॉक्सकॉन, ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, मैंने आपको बताया, डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स में ये मैन्युफैक्चर क्या करेगी, डिस्प्ले ड्राइवर चिप, जो फोन का, लैपटॉप का, ये PC का और कार का जो डिस्प्ले होता है ना, उसको ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर चिप्स होती हैं। ठीक, उसके लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए बन रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, ये भी देखो इंपॉर्टेंट डेटा न्यूज में चल रहा था कि स्टेट वाइज सबसे ज्यादा किसका GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे GDP कंट्री का होता है, ठीक है, कितना गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाया गया, ठीक, एक वित्तीय वर्ष में,
उसी तरह जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब स्टेट के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाया गया है। ठीक, उसमें नंबर 1 पे कौन है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रैंकिंग याद कर लो। एटलीस्ट महाराष्ट्र की याद करो, यूपी 5वें नंबर पे, और सेकंड तक भी याद कर लो, बस ये 2 याद कर लो। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु, 5वें पे यूपी। एमएसपी फॉर खारिफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2025-26। देखो एमएसपी के साथ बात ये है, 22 क्रॉप के लिए एमएसपी डिक्लेयर करी जाती है। ठीक है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 क्रॉप के लिए करी जाती है। एमएसपी एक्चुअली क्रॉपिंग सीजन के पहले डिस्कस करी, क्रॉपिंग सीजन जो होता है, क्रॉपिंग सीजन अब 2 ही बार तो होगा ना, एक बार रबी का होगा, एक बार खरीफ का होगा। तो जब भी क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होने वाला था उसके पहले एमएसपी अनाउंस करी जाती है क्रॉप्स के लिए, कि भैया ठीक है, आप अगर ये अनाज उगा रहे हो तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, इस अनाज पे आपको इतना पैसा मिलेगा, जब आपसे प्रोक्यूर करेंगे, आप हमको लाके बेच सकते हो, तो इतना पैसा आपको मिलेगा। इसका पर्पज यही है कि किसानों को एक तरीके से फिर एक एश्योरेंस मिल जाता है कि ठीक है, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, कुछ भी भाई, अगर आगे जाकर कोई दिक्कत भी आती है, मान लो क्या बोलते हैं, अनाज बहुत सस्ता हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि भाई हमें बहुत कम पैसा मिलने वाला है, गवर्नमेंट मिनिमम इतने रेट पे तो खरीद ही लेगी, उसके ऊपर मिल जाए तो कहीं और पे देंगे। तो ये पूरा फंडा होता है एमएसपी का, इसीलिए ये एमएसपी लॉन्च भी किया जाता है। क्रॉपिंग सीजन के पहले लॉन्च होता है, इसलिए साल में 2 बार होता है, एक बार खरीफ सीजन के पहले और एक बार रबी सीजन के पहले, 2 बार एमएसपी अनाउंस होता है साल में। 22 क्रॉप के लिए अनाउंस होता है, जिसमें 14 खरीफ क्रॉप है। ठीक है, 14 खरीफ क्रॉप हो गए आपके, और माइनस करो जरा इसमें से, 6 हो गए रबी क्रॉप और 2 हो गए कॉमर्शियल क्रॉप। कॉमर्शियल क्रॉप कौन से होते हैं, जूट और कोपरा, ये सब फैक्ट या पता होनी चाहिए। और एफआरपी अलग से होता है, एफआरपी ये होता है शुगर केन के लिए, ये अलग मैकेनिज्म है। ठीक, एमएसपी कौन अनाउंस करता है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो कमीशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। ये जो होता है ये रिकमेंड करता है, ये बताएगा कि भैया इतना रेट रखो, इतना रेट रखो। ये कौन बताएगा, सीएसपी बताएगा। और फाइनली उसको अप्रूव कौन करेगा, सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर कौन करते हैं, पीएम महोदय करते हैं। ठीक, ये अप्रूव करेगी और ये रिकमेंड करेगी, ये मैंने आपको बता ही दिया। और अच्छा हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, एमएसपी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन A2+FL फॉर्मूला। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो A2+FL फॉर्मूला क्या है, ये बोलता है कि जब आप एमएसपी कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले आप सारी कॉस्ट ऑफ इनपुट देखो। कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या हुआ भाई, अगर उसने अगर उसने फर्टिलाइजर खरीदा है तो उसका कॉस्ट देखो। ठीक है, अगर उसने इरिगेशन के लिए क्या बोलते हैं, ये डीजल यूज किया है, ठीक है, ट्यूबवेल चलाने के लिए, तो उसका कॉस्ट, तो ऐसे बहुत सारी जो भी उसको कॉस्ट लगा है वो सब कैलकुलेट करो किसान को। उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। ठीक है, अगर भाई फैमिली में 6 लोग थे, 6 के 6 लोग अपना श्रम प्रदान कर रहे थे, तो उसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी उस बात, क्योंकि अगर वो कुछ और काम करते तो वहां उनको पैसा मिलता है, लेकिन वो अब घर में अपने ही खेत में काम कर रहे हैं, तो उसको भी आपको मोनेटाइज करके देखना पड़ेगा। अगर भाई उसने किसी और को हायर किया है तो वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर घर की फैमिली खुद कर रही है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जब आप एमएसपी कैलकुलेट होता है उसमें आपको ये दोनों बातें फैक्टरिंग करके करनी है, इन दोनों को ऐड करो, देखो कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, और जितना भी ये दोनों ऐड करके आएगा उसी का 1.5 टाइम्स जो होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, इसी का 1.5 टाइम्स आपको एमएसपी तय करना है। ऐसे कैलकुलेट होता है एमएसपी, यही बात इसमें बोली गई है। ठीक है, अच्छा ऊपर देख लेते हैं। अभी अभी क्योंकि खरीफ मई में खरीफ सीजन वाला टाइम चल रहा था, तो 14 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करी गई। सबसे ज्यादा इंक्रीज एमएसपी पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो रागी में हुआ है, और सबसे ज्यादा डिक्रीज में मूंग में हुआ है। ठीक है, इसकी एमएसपी याद रखो, पैडी कॉमन के लिए भी, एक्चुअली इस पे क्वेश्चन पहले आ भी चुका है यूपीसीएस में। एमएसपी पैडी कॉमन के लिए इतना है, और ग्रेड है जो अच्छी क्वालिटी का जो पैडी है, मतलब चावल, उसके लिए ये है। इतनी बातें आप याद रखो इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, शुगर केन का, वही मैंने आपको बताया ना कि एफआरपी होता है शुगर केन के लिए, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसको भी सीसीईए ही अप्रूव करता है। ये इंक्रीज किया गया है इस सीजन के लिए, अगले सीजन के लिए कितने पे, ये रेट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। ₹355 पर कुंटल ये एफआरपी मिलेगा जो भी किसान शुगर केन उगाएंगे। ठीक है,
IMF फाइंडिंग ऑन डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इन 2025। IMF की एक कुछ रिपोर्ट आई थी जिसमें कुछ बात हुई थी, बस इतना याद रखो यार। सूडान, उसमें सबसे ज्यादा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अगर देखोगे सूडान का सबसे ज्यादा है, इंडिया की रैंकिंग 31 है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है ये एक्चुअली भाई, कितना जीडीपी का साइज है किसी कंट्री का, और उसके एवज में उसने कितना उधारी ले रखा है मार्केट से। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर डेप्ट भाई जीडीपी कम है, डेप्ट ज्यादा है, तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनी इस हालत में नहीं है कि वो अपना डेप्ट रिपे भी कर पाएगी। ठीक है, तो वो डिफॉल्ट भी कर सकती है अपने डेप्ट पे, तो ये अच्छी बात तो कहीं से भी नहीं होगी। तो अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये बेकार बात है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है? फिर से देखो महाराष्ट्र में। यूपी की रैंक फिर से 5th है। ये 2 फैक्ट याद रखो बस। ठीक, नेक्स्ट, कंट्रीज विद हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है? देखो फॉरेक्स जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होती है जैसे आरबीआई है इंडिया में, ये मेंटेन करती है। ठीक है, ये एक तरीके से ये मेक श्योर करती है कि भाई जो भी कंपनी की लायबिलिटीज हैं, ठीक है, जो भी कंट्री की लायबिलिटी है उनको कंट्री ठीक से देख पाए। और दूसरी बात क्या होता है, ये एक्सचेंज रेट को मैनेज करती है। ठीक है, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना है, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना है, तो एक्सचेंज रेट को भी ये मैनेज करती है। इसी फॉरेक्स के बेसिस पे ही मैनेज होता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसका है? चाइना का है, फिर जापान का, फिर स्विट्जरलैंड का, फिर इंडिया का है 4th नंबर पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो उसके 4 मेन कंपोनेंट है। ठीक है, मतलब इनमें है वो सारी चीजें। पहला कौन सा? फॉरेन करेंसी एसेट। मतलब फॉरेन करेंसी में वही होता है यार, डॉलर हो गया, कुछ पैसे इसमें डॉलर में होंगे, फिर कुछ येन में होंगे, यही होता है फॉरेन करेंसी एसेट। सबसे ज्यादा वैल्यू होती है इसकी। फिर गोल्ड रिजर्व की है फॉरेक्स में, फिर एसडीआर की है, वही IMF वाला एसडीआर, फिर रिजर्व पोजीशन इन IMF इनकी है। मैक्सिमम पोजीशन इसमें भी क्या है, ओवरऑल देखोगे तो यूएस डॉलर सबसे ज्यादा कंपोजिशन है। ठीक, अप्रोक्सीमेटली इतना, ये फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक, अब ये देखो क्रिप्टो करेंसीज से कुछ नाम आए दिन न्यूज में दिखते रहेंगे आपको, तो इनके एक बार नाम देख लेना। ये सब क्रिप्टो करेंसीज के नाम है, जो इंपॉर्टेंट वाली मैंने लिख दी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च्ड। ये देखो, ये बस आपको समझाने के लिए, ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला, इस क्वेश्चन थोड़ा डाल दिया मैंने, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार जल्दी से। पहला इंडिया का गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च हुआ है। ये देखो ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, वो कहां पे लॉन्च हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में। किसने लॉन्च किया ये भी इंपॉर्टेंट, गोल्ड सिक्का फिनटेक कंपनी, इसने लॉन्च किया है। आपको यहाँ पे गलत नाम देके वो कंफ्यूज कर सकते हैं और यहाँ पे भी कंफ्यूज कर सकते हैं। देखो इसमें सीन क्या है, देखो ये एक मशीन है, आप इस मशीन में गोल्ड खरीद भी सकते हो और यहाँ बेच भी सकते हो। मतलब अगर आपको खरीदना है, पैसा आप यहाँ पे डिपॉजिट करो और वहां से आपको गोल्ड यहाँ से बाहर निकल के आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको गोल्ड बेचना भी है तो भी आप गोल्ड यहीं से अंदर डालो। ये मशीन क्या करेगी, गोल्ड की प्योरिटी चेक करेगी, कितने कैरेट का वो गोल्ड है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके तुरंत आपको वो पैसा दे देगी। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे, इस टाइप की मशीन है। नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी टू डेवलप अ सॉरी थोड़ा सा गला मेरा खराब है इसलिए, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। ये देखो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक कमिटी बनाई थी रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। उसका किसके अंदर बनाई थी, ये नाम इंपॉर्टेंट, भरत खेरा के अंदर, जिसने अभी अपनी रिपोर्ट भरत खेरा के अंदर हुई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। तो ये आप याद रखना। दूसरी रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है? ठीक है, ये एक्चुअली ये एक इंडेक्स है, ये रेट करेगा जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदोगे ना, जैसे मोबाइल हो गया, फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लो, आपने खरीदा, वो उसको रेटिंग दे देगा, पहले से रेटिंग रहेगी उस पर। वो रेटिंग इस बेसिस पे होगी कि अगर कल को उसमें कोई चीज खराब होती है, कोई भी चीज खराब होती है, तो वो खराब होने के बाद वो कितनी जल्दी आप उसको रिपेयर करा पाओगे। ठीक है, या कोई उसका स्पेयर पार्ट है, वो स्पेयर पार्ट आपको मिलने में कितना आसानी रहेगी, इस बेसिस पे ये रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स जो होगी वो रेटिंग देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन लाइनर न्यूज देखते हैं। इकोनॉमी में कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन, मतलब चेरी कश्मीर से पहली बार क्या होगा, यहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा। कहां पे? कटरा जम्मू में, सॉरी कटरा जम्मू से कहां कहां तक? मुंबई से। तो ये है रूट, ये रूट का नाम याद रखना। कटरा जम्मू से मुंबई तक जाएगी, पहली चेरी कार्गो ट्रेन होगी। कश्मीर से चेरी यहां से यहां तक जाएंगे। टाटा एयरबस ने हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन
लॉन्च करी है। देखो ये क्या होगा, पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होगी इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब पहली बार जो प्राइवेट सेक्टर है मिल के हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये कहाँ पे होगी, कोलर कोलार जो कोलार एरिया है कर्नाटक में, वहाँ पे होगी। और किनके बीच में हो रही है, टाटा एयरबस के बीच में हो ये समझौता हुआ है। इसलिए ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के जाना। टाटा एयरबस पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली है, और कोलार कर्नाटका में हुआ है। ठीक, आई गेस इस वीडियो को यहीं पे हम लोग पॉज करते हैं। अगले वाले पार्ट में हम लोग बाकी चीजें करेंगे। अब इसमें बहुत चीजें बाकी है, इन्वायरमेंट न्यूज बाकी है, प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज। ठीक है, स्पोर्ट्स वाली खबरें बाकी हैं, बहुत चीजें भी बाकी हैं। ठीक है, तो उसको करते हैं, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो 2-3 पार्ट में इसको ब्रेक करके तो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ ले लो, और बाकी चीज़ों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। 2024 का जो क्वेश्चंस आए उनकी बहुत डिटेल में एनालिसिस करी है मैंने, वो सब जरूर देखो प्लीज, क्योंकि वो आपके लिए काम आएगा इस बार 2024 के प्रीलिम्स में। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों का इसको शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले बाकी वीडियोस बनाने के लिए। ओके फाइन, ऑल द बेस्ट। करते हैं इसको अगले पार्ट में कंटिन्यू। बाय।